हिमेटोलॉजी आज हमने कवर करनी है। उसमें हम ये देखेंगे कि नॉर्मल साइट क्या होती है हीमोपोइसिस की। उसके अलावा हम हीमोपोइसिस देखेंगे डिटेल में कि कैसे होती है, लिम्फोइड माइलॉइड लीनेज। फिर हम ब्लड सेल्स देखेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे और उनकी नॉर्मल वैल्यूज देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि किन डिजीज में वो ज्यादा हो जाते हैं और किस में कम हो जाते हैं। हीमाटोलॉजी सबसे पहले होता क्या है? हीमाटोलॉजी वर्ड है हीमो से। हीमो मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्लड। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं देखते, इसमें पैथोलॉजीज भी देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे किसकी? सेलुलर एलिमेंट्स की। उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे ब्लड के, ब्लड सेल्स। और कोएगुलेशन प्रोटीन्स हम देखेंगे जिसमें हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, 15 क्लोटिंग फैक्टर्स। अच्छा, उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज क्या होता है। अब कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं हम जिनके लिए ये यूज करते हैं। आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। और ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इनकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइलोपोइसिस। अब आप लोग को पता है कि तीन मेजर कंपोनेंट्स सेल्स के हमने पढ़े ना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनको हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं हम वो किस निमोनिक से याद रखते थे? जेनेब। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। और दूसरा जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसके अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइलोपोइसिस। और ओवरऑल जो ब्लड है उसके सारे सेल्स की फॉर्मेशन को हम कहेंगे हीमोपोइसिस। अब साइट्स ऑफ हीमोपोइसिस नॉर्मल क्या होती हैं? जो हमारी फीटल लाइफ में हो रही होती है उसको हम कहते हैं प्रीमिटिव हीमोपोइसिस। वो हो रही होती है एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक में। डेफिनेटिव हीमोपोइसिस उसको कहते हैं जो लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में हो रही होती है। और जो फीटल हीमोपोइसिस होती है उसके अंदर प्लेसेंटा भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये साइट्स ऑफ हीमोपोइसिस है। फीटस में जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0 से 2 मंथ्स तक यॉर्क सैक में हो रही होती है, इसको कहते हैं माइलोब्लास्टिक फेज। उसके बाद लिवर और स्प्लीन में होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 to 7 मंथ्स में, इसको हम कहते हैं हिपैटिक फेज। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट ट्राइमेस्टर 5 to 9 मंथ्स, उस वो हो रही होती है बोन मैरो में। और टिल लाइफ हमारी बोन मैरो में ही होती है। उसके बाद आता है पोस्ट नेटल फेज। वो होता है इन्फेंट्स, यानी बर्थ के बाद क्या इन्फेंट्स में बोन मैरो प्रैक्टिकली ऑल बोन्स, सारी बोन्स में हो रहा होता है हीमोपोइसिस। और जो एडल्ट्स हैं उनमें वर्टिब्रा में, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, सैक्रम, पेल्विस और प्रोक्सिमल एंड्स ऑफ फीमर। अब ये चीजें देखने में क्या लग रही हैं? रिब्स, स्टर्नम, सैक्रल, हमारे स्केलेटन के दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ना, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये जो है हीमोपोइसिस एडल्ट्स में कहाँ तक कन्फाइंड रहती है? एक्सियल स्केलेटन में। उसके बाद ये यॉर्क सैक का हो गया माइलोब्लास्टिक फेज, लिवर और स्प्लीन का हो गया हिपैटिक फेज, और जो बोन मैरो में होता है उसको हम कहते हैं माइलॉइड फेज। ये तो होगी नॉर्मल साइट्स। फिर कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस हो रही होती है कि बोन मैरो जो है, नॉर्मल तो काम बोन मैरो का होगा ना, लेकिन अगर बोन मैरो ये ना कर सके हीमोपोइसिस तो क्या होगा कि लिवर और स्प्लीन टेक ओवर कर लेते हैं नॉर्मल एडल्ट्स में भी। तो डिजीज स्टेट में क्या होता है? हीमोपोइसिस नॉर्मली कहाँ हो रही है? मेडुलरी कैविटी ऑफ बोन मैरो। लेकिन क्या होता है कि वो स्प्लीन और लिवर में होना शुरू हो जाती है। वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जिस तरह ल्यूकीमियाज हो गए, CLL, AML। उसके अलावा हिमोलिटिक एनीमियाज में क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं उनकी जो ब्रेक डाउन है, डिस्ट्रक्शन रेट वो ज्यादा हो जाता है कि नॉर्मल 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होने होते हैं आरबीसी, तो वो उससे पहले ही होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होगा? बोन मैरो के ऊपर लोड ज्यादा होगा कि जितने सेल्स बनी जा रहे हैं वो टूट ही जाएंगे। तो क्या होगा? उसको कंपनसेट करने के लिए लिवर और स्प्लीन आएंगे और वो भी हीमोपोइसिस स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरह मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज में भी क्या होता है कि एक्स्ट्रामेडुलरी हीमोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये चार्ट जो है वो क्या दिखा रहा है? हीमोपोइसिस। सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है? अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो इन्फेंट्स हैं उनमें क्या होता है,
प्रैक्टिकली ऑल बोन्स। अब हम एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर काफी सारे, तो आप लोग को पता है कि बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाते हैं हम बहुत ज्यादा सीवियर डिजीजेस में जब हम मुब्तला हो जाते हैं, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन किस पे होता है? ट्रिफाइन्स पे। तो जो ट्रिफाइन्स के लिए हम सैंपल लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो टीबिया से भी ले लेते होते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनकी आइलेक बोन से लेते हैं। इसकी वजह यही है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो हिमोपोइसिस होती है ना वो सारी बोन्स में हो रही होती है, इसलिए हम टीबिया से भी ले लेते हैं। और जो एडल्ट्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ इन ये जो मेंशन की हुई है इन्हीं जगहों पे हिमोपोइसिस हो रही होती है, इसलिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो आइलेक बोन है, क्योंकि वो प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम वहीं से लेते हैं ताकि बोन मैरो एग्जामिन कर सके हम लोग। उसके बाद हिमोपोइसिस आती है। हिमोपोइसिस में क्या होता है? सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आता है। हम लोग फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ते होते थे कि बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? स्टेम सेल। स्टेम सेल। स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। और लार्जेस्ट सेल? ओवम। ओवम। फीमेल का जो एग सेल होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और लॉन्गेस्ट सेल? न्यूरॉन। जी, नर्व सेल या न्यूरॉन। और अबंडेंट सेल कौन से होते थे? आरबीसी। आरबीसी। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेल है क्योंकि इसने सारी लीनेज बनानी है। अब क्या होता है, दो मेन लीनेज होती है, एक होती है लिम्फोइड लीनेज, एक होती है माइलोइड लीनेज। अब ये क्या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ने बनाया? कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। इससे क्या बनेगा? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल लिम्फोइड लीनेज में, सिर्फ लिम्फोसाइट्स। और जो माइलोइड लीनेज है उससे क्या क्या बन रहे हैं हमारे पास? एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर, यानी ये एरिथ्रोइड लिनेज भी इसी से बन रही है, और मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनिटर जो कि प्लेटलेट्स बनाएंगे। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास? क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट प्रोजेनिटर। इसमें इओसिनोफिल अलग हो गए हैं, और जो ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट प्रोजेनिटर है इसमें सारे ग्रेन्युलोसाइट्स तीनों इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और मोनोसाइट बनेंगे। ठीक है, लिम्फोइड से सिर्फ लिम्फोसाइट और बाकी सारे हमारे माइलोइड लीनेज में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मेगाकैरियोसाइट से क्या बन रहे हैं? प्लेटलेट्स। तो हमारा ये भी एमसीक्यू होता था कि हम लोग कौन से ऐसे सेल्स हैं जो ट्रू सेल्स नहीं है, तो वो प्लेटलेट्स हैं क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होते हैं? उनकी अपीयरेंस होती है स्मॉल और मीडियम साइज लिम्फोसाइट। ठीक है, और उनके ऊपर जो मार्कर्स होते हैं वो होता है CD34 पॉजिटिव, CD38 नेगेटिव, और सेल लीनेज डिफाइनिंग मार्कर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ह्यूमंस में क्या होता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो 50 सेल डिवीजन कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं हेप्लिक्स लिमिट। यहाँ तक सबको समझ आ गई है ना? जी। ओके। अब हमारे पास ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, और यहाँ पे फेगोसाइट्स की अलग उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे हमने पहले याद रखा था आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसीज के आगे ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो आरबीसीज हैं उनमें क्या है, उनका डायमीटर होता है 6 to 8 या 7 to 8 माइक्रोमीटर। उनका लाइफ स्पैन 120 डेज या 4 मंथ्स। और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मेल में 4.5 से 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻12, और फीमेल में 3.9 से 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻12। बाकी सारे सेल्स जो होते हैं हमारे, हम उनको लेते हैं 10⁻9 में, लेकिन जो आरबीसीज हैं उनको हम लेते हैं 10⁻12 में, क्योंकि ये क्या है? अबंडेंट सेल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। कैसे? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। अब मेल में जो है आरबीसी ज्यादा क्यों होते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। और उससे क्या होगा? सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा
चाहिए होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, जैसे आरबीसी। जी, जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। और हाइपोक्सिया ट्रिगर करता है एरिथ्रोपोइटिन को। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट होता है? किडनी से। किडनी से। किडनी की कहाँ से? कौन से पार्ट? जस्टा मेडुलरी ऑपरेटस। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से। ठीक है, वहां से एरिथ्रोपोइटिन हमारा सिक्रीट होता है और वहां से एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा होगी मेल में, इसलिए आरबीसी काउंट उनका ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। उनका डायमीटर क्या होता है? 0.5 से 3 माइक्रोमीटर। 10 डेज उनका लाइफ स्पैन होता है। और हम 150 से 450 या 1.5 लाख से 4 लाख जैसे हम याद रखते थे, ये उसका नॉर्मल काउंट होता है। और इससे क्या हो जाती है, इसका फंक्शन मेन क्या है? हीमोस्टेसिस। अब आरबीसी जो है कम हो जाएंगे तो हमें क्या होगा? एनीमिया। और ज्यादा हो जाएंगे तो पॉलीसाइथीमिया। और प्लेटलेट्स जो है इसका फंक्शन अब हीमोस्टेसिस से है, अगर वो कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे तो क्लॉटिंग ज्यादा होगी और थ्रोम्बोसिस या इस तरह के डिफेक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या आते हैं? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का डायमीटर 12 to 15 और 6 to 10 आर उनका लाइफ स्पैन। नॉर्मल वैल्यू 1.8 से 7.5। और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ये पैथो का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन होता था। न्यूट्रोफिल कब किस कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और इयोसिनोफिल कब ज्यादा होते हैं? जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। और बेजोफिल्स कब ज्यादा होते हैं? जब एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स का 12 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर और लाइफ स्पैन 20 to 40 आर। अब क्या होता है ब्लड में? ये है 20 to 40 आर। उसके बाद ये चले जाते हैं टिश्यूज में और वहां पे ये क्या बन जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट क्या बन? मैक्रोफेजेस। जी, मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बन जाते हैं ये। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो दो उनकी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं मोबाइल, एक होते हैं फिक्स्ड। जो मोबाइल होते हैं वो तो जो भी फेगोसाइटोसिस करते रहेंगे, लेकिन फिक्स्ड जो होते हैं वो ऑर्गेन्स में जाके उसमें जाके चले जाते हैं और उनका स्पेशल नेम होता है। लिवर के मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं कप्पर सेल्स। सीएनएस के मैक्रोफेजेस को हम माइक्रोग्लाया कहते हैं। बोन के ओस्टियोक्लास्ट। लंग के मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं हिस्टियोसाइट्स। प्लेसेंटा के होफबेयर सेल्स। स्किन के लैंगरहैंस सेल्स। और स्प्लीन के लिटोरल सेल या साइनोसोइडल सेल्स हम कहते थे। और किडनी के जो होते हैं वो हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये होते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। और जो मोबाइल होते हैं वो फेगोसाइटोसिस जहाँ पे भी पूरी बॉडी में होते हैं। अब इनका जो नंबर काउंट है नॉर्मल 0.2 से 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पर लीटर। और इनका क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। और ये फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इयोसिनोफिल जो है वो क्या? 12 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर। और इनका लाइफ स्पैन जो है वो कुछ दिनों के हिसाब से ही होता है। और 0.04 से 0.44 इनका काउंट। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइट्स, इसीलिए पैरासिटिक इन्फेक्शन में ज्यादा हो जाते हैं। बेजोफिल्स का डायमीटर 12 to 15। इन सबका तकरीबन 12 to 15 है, लेकिन ज्यादा किसका है? मोनोसाइट्स का। तो जो लार्जेस्ट सेल्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स। और अबंडेंट सेल्स आरबीसीज। उसके बाद बेजोफिल जो है 0.01, ये लेस देन 1% हमारी ब्लड में होते हैं बेजोफिल्स। और लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और उससे एंटीबॉडीज बनती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स है उसके आगे 4 टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो वीक्स टू ईयर्स होता है, क्योंकि अब ये देखें इनका ईयर्स तक है। टी लिम्फोसाइट की एक कैटेगरी होती है मेमोरी सेल्स। अब हमें पता है मेमोरी सेल्स का क्या काम होता है कि एक दफा अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो उनकी मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है कि हमें ये इन्फेक्शन, हमने इस तरह के एंटीजन को देखा है, तो वो अपॉन ईयर्स तक रहती है उनकी मेमोरी। इसीलिए इनका जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होता है। और इनका काउंट 1.5 से 3.5।
और फंक्शन में बी सेल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस करते हैं यानी एंटीबॉडीज, गैमा ग्लोबुलिन्स, और टी सेल्स ने प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, इम्यून फंक्शंस। टी सेल्स की 4 टाइप्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये देखें आपको फिगर में भी नजर आ रहा है कि वो एरो लेके खड़ा है, यानी क्या करना है इन्होंने, टॉक्सिक एजेंट्स को किल करना है। और हेल्पर टी सेल्स ने क्या करना है, इन्होंने हेल्प करनी है किनकी, बी सेल्स की, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टी सेल्स को, एक्टिव करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज भी बनाने में हेल्प करेंगे बी सेल्स की, और बाकी के टी सेल्स को वो एक्टिवेट करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या है, हेल्पर टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या रेगुलेट करेंगे। अब एक बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हुआ है हमें, तो क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाए, टी सेल्स हर जगह पे हो जाए, तो क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। तो इसको स्प्रेस करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स। और मेमोरी टी सेल का फंक्शन मैंने आप लोग को बता दिया है, क्या होता है कि मेमोरी टी सेल्स एक दफा इन्फेक्शन हुआ है तो वो याद रख लेते हैं कि हमने ये एंटीजन देखा है, ठीक है। अब इनके मार्कर्स क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल का होता है CD8 और हेल्पर का CD4। यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी। ओके।